ओके, तो हम लोग किसी वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो वेरियस फॉर्म्स में हम लोग वेक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। तो सारे फॉर्म में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इन सब का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रिसिटी में आगे जब एसी वगैरह हम लोग देखते हैं, एसी में पड़ता है। तो हम लोग देखें वेरियस फॉर्म्स जो है उसमें सबसे पहला फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, किसी वेक्टर को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर एक वेक्टर, कई वेक्टर लेकर के देखूंगा। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, इसको नाम दिया मैंने v1। ये तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, ये x कंपोनेंट है, x डैश, और ये y कोऑर्डिनेट है, y डैश। ये x कंपोनेंट, ये होगा y कंपोनेंट। ठीक है। तो अगर ये वेक्टर कॉम्प्लेक्स वेक्टर है तो x कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का x कंपोनेंट क्या होता है? रियल कंपोनेंट होता है। और y कंपोनेंट क्या होता है? द इमेजिनरी कंपोनेंट होता है। ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं, अगर इसका x के अलोंग ये अगर a1 है और y के अलोंग अगर ये b1 है, ये b1 है, तो मैं इस वेक्टर v1 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? v1 इज इक्वल टू a1 प्लस जे b1, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, a1 प्लस जे b1। यहां से आइडिया तुम्हें आ गया? ये जे ऑपरेटर का, इसके साथ मैंने जे, ये बी के साथ मैंने जे लगाया क्योंकि ये इमेजिनरी कंपोनेंट है। ठीक है। तो इमेजिनरी कंपोनेंट को हम लोग, जैसे लास्ट क्लास में जब जे ऑपरेटर की हम लोग बात कर रहे थे, ये इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सर हाथ चल रहा है। हाँ, उस साउंड आ रहा है सर, बैकग्राउंड साउंड। हाँ, थोड़ा ऊपर काम हो रहा है बिजली का। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री ऐसे है, इस x कंपोनेंट से 90 डिग्री ऊपर है। और जे ऑपरेटर के डेफिनेशन में ही हमने देखा कि किसी भी क्वांटिटी को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहां पर मैंने लिखा v1 इक्वल टू a1 प्लस जे b1। उसी तरह अगर मैं कोई वेक्टर ले लूं, ये v2 ले लिया, v2 ले लिया मैं। अगर इसका इंटरसेप्ट a पर, ये x कंपोनेंट x एक्सिस पर, आई मीन द रियल एक्सिस पर इसका a2 है, और इस पर अगर ये b2 है, तो इसको मैं v2 को रिप्रेजेंट करता हूं a2। अब यहाँ पर क्या होगा? ये a2 क्या है? ये माइनस है, माइनस a2 एंड प्लस ये।
इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस A2N J प्लस JB2। उसी तरह अगर मेरे पास एक ऐसे वेक्टर है जिसका x पर यहाँ पर ये क्या है माइनस A3 और यहाँ पर ये क्या है माइनस B3। तो इस V3 को, वेक्टर V3 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस A3 माइनस JB3। ठीक है, तो ये तरीका है हमें कार्टेशियन रेक्टेंगुलर फॉर्म में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, और यहाँ पर इसका, अब इसमें एक वेक्टर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा एंगल। हाँ, तो मैग्नीट्यूड इसका जैसे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ एंगल थीटा है V1 का, तो V1 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड V1 इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होगा ना, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। और थीटा, ये एंगल थीटा जो होगा क्या होगा, tan इनवर्स B1 बाई A1। ये एज इट इज जिस तरह तुम लोग पढ़ते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी वेक्टर को हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर मैं देखूं इसी तरह से, अगर ये एंगल, इस वेक्टर का एंगल अगर ये फाई है, तो यहाँ पर फाई इक्वल टू tan इनवर्स कितना आ जाएगा, B2 बाई माइनस A2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर फॉर्म से रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग, ये तो हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, और इसी का कंजुगेट। अगर मैं, अच्छा अब यहाँ पर देख लें कि इस कंपोनेंट को मैथमेटिक्स में कहते हैं रियल कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकली द इमेजिनरी कंपोनेंट। और ये दोनों मिला करके बनता है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसको कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट, तो ये है इसको कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट। और जो इस एक्सिस पर है, इस एक्सिस पर है, ऑर्डिनेट पर है, उसको कहते हैं हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट या क्वाड्रेचर कंपोनेंट। ठीक है ना, इसको या तो इसको कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट, इसको कहेंगे रिएक्टिव कंपोनेंट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं। आगे बढ़े तो हम लोग दूसरे इसको नोट डाउन कर लो चाहो तो। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ V1 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 माइनस JB1। सिर्फ इसका जो रिएक्टिव पार्ट है ये नेगेटिव होगा, मतलब एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर ऊपर है तो उसका कंजुगेट नीचे होगा, अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नीचे है तो उसका कंजुगेट ऊपर होगा। सिंपल। ठीक है,
अब देखें कि यहाँ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का जो वेक्टर का ये क्वांटिटी और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इन दोनों का सम अगर देखेंगे तो क्या होता है, a1 प्लस jb1 एंड a1 माइनस jb1, दोनों का सम क्या होगा, एक्टिव कंपोनेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं ये मिटा दूं। यस सर। जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तुम्हारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में देखता हूं मैं किसी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, अगर कोई वेक्टर ये है, कोई वेक्टर भी है, तो जैसे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। तो जानते हो तुम लोग, अगर ये वेक्टर भी है और ये एंगल थीटा बनाता है, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिकली, इसे कहेंगे भी कॉस थीटा, यही होगा ना। ये हो गया तुम्हारा भी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, भी ये साइन क्या थीटा। होगा, भी साइन थीटा। तो मैं इस वेक्टर v को रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे, v इज इक्वल टू v कॉस थीटा प्लस जे भी साइन थीटा। जे यहां लगा दिया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्वांटिटी है। ठीक है सर आई भी cos थीटा क्यों नहीं लिख सकते हैं? हाँ, आई भी cos थीटा आई भी कॉस थीटा, आई भी क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिख सकते हैं सर? विथ लिख सकते हैं ना, आई ये कंपोनेंट। ये वाला, ये तो रियल कंपोनेंट है, उसमें आई या जे कैसे लगेगा, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। जे तो होता है ठीक सर है, वाई ये कंपोनेंट ना, वाई। वाई, हाँ, जे वाई कंपोनेंट पर होगा, और यहाँ पर भी कॉस थीटा जो एक्स कंपोनेंट है, जो तुम्हारा रियल कंपोनेंट है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, भी इंटू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, हाँ जी, भी कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लूं, भी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, भी cos स्क्वायर थीटा इंटू रूट, हाँ, कॉस स्क्वायर प्लस थीटा साइन प्लस स्क्वायर थीटा साइन 1 हो स्क्वायर जाएगा थीटा, सर, यही होगा भी ना। हो जाएगा। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, भी होगा, और इसका एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू, बोलो, साइन इनवर्स। इसको ऐसे लिखे हम, tan थीटा इक्वल टू भी साइन थीटा, यही है ना भाई, भी कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यस यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से हम उसमें
ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग v इक्वल टू v cos थीटा प्लस माइनस, प्लस भी हो ऊपर होगा, माइनस होगा वो वेक्टर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ tan पर थीटा कहाँ से ले आए? हाँ, tan से ले आए। थीटा हमेशा इसके रेस्पेक्ट में होगा, जो भी एंगल होगा इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में होगा, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। तो सर वो मैंने पूछा ठीक tan है, थीटा कहाँ से आया? tan थीटा कहाँ से आया? tan थीटा ये नहीं है, यस सर। v sin थीटा डिवाइड बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, यही होता है ना। तो सर एंगल तो हो जाएगा tan इनवर्स थीटा ना? हाँ, एंगल तो tan इनवर्स थीटा हो जाएगा ना? tan थीटा ही होता है इतने के बराबर। अब अगर कोई क्वांटिटी है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स दैट अमाउंट। ओके जैसे सर। अगर जैसे मेरे पास है tan थीटा इक्वल टू b बाई a, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स b बाई a। भी बताएं। यस हाँ, यही होगा ना। यस सर। तो यहाँ हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, v cos थीटा प्लस माइनस j sin थीटा। इसका मैग्नीट्यूड v रूट अंडर cos का थीटा प्लस sin का थीटा, दैट इज द v, बिकॉज दिस cos का थीटा प्लस sin का थीटा इज इक्वल टू 1 एंड रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को। अब मेरे पास तीसरा फॉर्म है, उसको हम लोग कहते हैं द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मिटा दूं मैं? सिर्फ फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर देख रहा हूं। एक्सपोनेंशियली वेक्टर को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम लोग जानते हो e रेस टू द पावर x, मैं यहां पर लिख दूं डायरेक्ट, e रेस टू द पावर j थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा। यह है, ये क्या, इसको कौन सा इक्वेशन कहते हैं? इसको कौन सा इक्वेशन कहते हैं? यूलर सर ई की पावर, सर ई के पावर जे क्यों लिखे? जे थीटा इज इक्वल टू जे क्यों लिखे? cos थीटा प्लस जे। ये यूलर इक्वेशन है, यूलर का दिया हुआ इक्वेशन है। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे ई रेस टू द पावर x क्या होता है? ई पावर एक्स। ई रेस टू द पावर हाँ कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। ई का पावर x 1 के बराबर होता है। ई पावर 0 1 होता है सर। 0 होगा ना, ई रेस टू द पावर 0 इज 1। हाँ, ई पावर एक्सपेंशन। 0। अब यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि ये रिलेशन जो है, ये इक्वेशन जो है, इसे कहता है यूलर इक्वेशन। यूलर इक्वेशन, और ये इक्वेशन आता है मैक्लॉरेंस सीरीज से। मैक्लॉरेंस मैथमेटिशियन हुआ करते थे, जिन्होंने एक सीरीज दिया था। ये करीब ये 18th सेंचुरी का ही ये इक्वेशन और एक्सपेंशन है, 1700 कुछ ईस्वी में। तो इन्होंने ये मैक्लॉरेंस सीरीज में, अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस सीरीज, cos थीटा e रेस टू द पावर
x is equal to 1 plus x plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 प्लस इस तरह से। ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा है, मुझे जहां तक उम्मीद है। हाँ सर पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह जे थीटा है, तो ये कितने के बराबर होगा, e रेज़ टू द पावर जे थीटा। अगर मैं लिख दूं 1 प्लस जे थीटा, x की जगह जे थीटा प्लस जे थीटा का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जे थीटा का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे। बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े थे। हाँ, तो ये तुम्हें आ जाएगा 1 प्लस जे थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और ये क्या होगा, माइनस कितना होगा, जे थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर जे थीटा का पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एक टर्म और लिख दूं, जे थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, और इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। सर ये आप हमारा एक्सपेंशन है। थीटा क्यूब के साइड में जे लिखे, हाँ, थीटा क्यूब के साइड में जे लिखे, फिर थीटा स्क्वायर साइड में जे क्यों नहीं लिखे, वहां भी तो लिखेगा ना जे। कहाँ, यहाँ जे, ये वहीं माइनस क्यों पे। दिया मैंने, माइनस क्यों दिया मैंने, बिकॉज भूल गया लास्ट क्लास, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जे क्यूब इज इक्वल टू माइनस जे का पावर 4 इज इक्वल टू 1, यही है ना। इसको देखो, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है e रेज़ टू द पावर जे थीटा का। अब ये रिलेशन कैसे हुआ, यूलर्स का इक्वेशन हम इस सीरीज से देखेंगे, ठीक ना। तो इस सीरीज में अगर मैं इस कॉस थीटा को और साइन थीटा को भी सीरीज में, मैक्लॉरिन सीरीज में एक्सपेंड करेंगे, तो इन दोनों का सम इतने के बराबर आता है। मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा मिटा दूं मैं ये। यहां मैं देखूं, अब मैं एक्सपेंशन थोड़ा सा देख लूं, कॉस थीटा का, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2, 1 माइनस थीटा प्लस थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6, इस तरह से होगा। उसी तरह से साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, बताओ, तुम लोग बताओ, साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5, ठीक है, और माइनस थीटा पावर 7 बाई लगा दूं मैं, अगर मैं इसमें जे लगा दूं, जे साइन थीटा, जे थीटा माइनस जे थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3,
या मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर दूं, जे से मल्टीप्लाई ही कर दूं टोटल, प्लस थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7। लिख सकता हूं ना मैं। तो अब देखो, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ई रेस टू दी पावर जे थीटा आ जाएगा। देखो कैसे ऐड करेंगे, ऐड करके देखो जरा। तो मैं यहां लिख दूं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो 1 प्लस जे थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस जे थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। इस तरह से होता चला जाएगा। cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, देखो cos थीटा और जे साइन थीटा इन दोनों टर्म्स को मैं जोड़ रहा हूं। एक 1, उसके बाद जे थीटा, उसके बाद माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और माइनस जे थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और उसमें क्या हो जाएगा? प्लस थीटा का पावर जे थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5। और इस तरह से देखोगे तो यही होता है तुम्हारा ई रेस टू दी पावर जे थीटा। सो आई कैन राइट ई रेस टू दी पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब इसी में प्लस माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा। हाँ बोलो। ये जो ऑड कंपोनेंट है उसको साइन में ये सब आया कैसे? नहीं आया। इवन कंपोनेंट को कॉस में रखा क्यों गया? हाँ जो जो ऑड कंपोनेंट था सर, उसको सर साइन में क्यों रखा गया, और जो इवन कंपोनेंट है उसको सर कॉस में क्यों रखा गया? यहाँ देखो, इसके हिसाब से रखा नहीं गया है, इसके हिसाब से। और ये एक्सपेंशन है, ये मैक्लॉरिन सीरीज है। इस कॉस थीटा को इस तरह से एक्सपेंड करते हैं और साइन थीटा को इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। इसमें साइन थीटा में साइन का हमेशा ऑड वैल्यू ही होता है, इवन वैल्यू साइन का क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है। और उसी तरह कॉस का सिर्फ इवन वैल्यू ही होता है। ठीक है। तो इस तरह से अब रिप्रेजेंटेशन, ये तो हो गया एक्सपेंशन की बात। तो रिप्रेजेंटेशन जब मैं करूं तो जैसे वेक्टर को मैं यहां पर मिटा दूं, मैं ये तो एक्सपोनेंशियली अगर मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं, v इज इक्वल टू v cos थीटा प्लस j sin थीटा, यही है ना? ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में। तो ये cos थीटा प्लस j sin थीटा मेरे पास क्या है? e रेस टू दी पावर j थीटा। अगर मैं प्लस माइनस कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू v e रेस टू दी पावर j थीटा प्लस माइनस j।
ठीक है। सॉरी, मैं इसको रिप्रेजेंट, मैग्नीट्यूड तो सिर्फ v होगा ना, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, बोल्ड से v से, v इज इक्वल टू v e रेज़ टू द पावर प्लस माइनस j थीटा। इस वेक्टर v को मैं एक्सपोनेंशियली इस तरह से रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूं। ठीक है, एक्सपोनेंशियली रिप्रेजेंट करने का मेरे पास तरीका ये है। अब एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब एक चौथा फॉर्म जो है, इसे हम लोग कहते, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर्म है तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसे हम लोग कहते हैं द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेरे पास तरीका क्या है? अगर वेक्टर भी है और वो एक्स अक्ष के साथ एंगल थीटा बनाता है, हाँ, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं v एंगल थीटा से। v इज इक्वल टू v एंगल थीटा। अगर ये एंगल प्लस है तो प्लस थीटा, अगर ये माइनस है इसलिए मैं यहां पर लिख दूं प्लस माइनस v एंगल प्लस माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है? वही मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड v है और x कंपोनेंट के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। सो मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं पोलर फॉर्म में v एंगल थीटा। तो इस तरह से हम लोग समराइज करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नंबर 1, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैं देखूं तो क्या लिखता हूं मैं? a प्लस जे बी। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में, सेकेंडली ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म अगर मैं देखूं तो क्या मैं लिखता हूं? v cos थीटा प्लस j sin थीटा, प्लस माइनस कर दूं मैं। और थर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? v e रेज़ टू द पावर प्लस माइनस j थीटा। और 4 पोलर फॉर्म में कैसे करता हूं? v एंगल प्लस माइनस। इस तरह की किसी वेक्टर को हम 4 तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब इस वेक्टर, जैसे कि 2 वेक्टर अगर हैं तो उनका एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लें। हम लोग वेक्टर का एडिशन कैसे करें और उसको रिप्रेजेंट, वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट कैसे करें। मिटा दूं मैं ये? मैं ये ओवरव्यू कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये तुम लोग कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी मैं ओवरव्यू कर देता हूं। तो
एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो मैं जैसे अगर कोई एक वेक्टर है v1 इक्वल टू a1 प्लस जे b1, ये मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में देख रहा हूं, यहां पर लिख दोगे फर्स्ट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन में देखूंगा तो लेट v1 is equal to a1 plus jb1 and v2 is equal to a2 plus jb2। तो एडिशन दोनों का v1 plus v2 कितने के बराबर होगा? a1 plus jb1 plus a2 plus jb2। इसको मैं लिखता हूं रियल कंपोनेंट को एक साथ a1 plus a2 plus jb1 plus b2, ऐसे लिखता हूं ना। और इसका मैग्नीट्यूड v1 plus v2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा? रूट अंडर a1 plus a2 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का स्क्वायर, यही होगा ना। और एंगल क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b1 प्लस b2 बाय a1 प्लस a2, यही होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसको वेक्टोरियली अगर मैं देख, अगर मैं इसका बनाया, अगर दो वेक्टर मैंने लिए, एक वेक्टर ये है v1, दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया, एक वेक्टर ये है और ये हो गया तुम्हारा v1, ये हो गया v2, इसका ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2, jb2 jb1, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इन दोनों का एडिशन क्या होगा? a1 प्लस a2, तो a1 और प्लस a2 जितना है इतना इधर बढ़ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। दिस इज योर a1 प्लस a2 और jb1 प्लस jb2, ये इससे ऊपर बढ़ जाएगा jb2 अब प्लस उसमें इसमें बढ़ेगा कितना? jb1, इतना ऊपर बढ़ जाएगा। अगर देखोगे तो ये वेक्टर जो होगा यही होगा इन दोनों का एडिशन। ये पैरेललोग्राम से भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड से भी इसका एडिशन भी, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर v, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। v1 प्लस v2 यही है तुम्हारा v। ठीक है जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी तुम लोग देख सकते हो, एडिशन हो गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन, अगर v1 प्लस v2 किया, यहाँ v1 माइनस v2 कर दूं मैं, तो क्या होगा? हाँ,
V1 माइनस V2 कर दूं मैं नीचे, अगर मैं यहां मिटा करके, तुम नहीं मिटाओगे, तुम काटोगे, तुम नीचे लिखोगे, अगर V1 माइनस V2 होगा तो क्या होगा, A1 प्लस जे B1 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 और प्लस जे B1 माइनस B2, यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ V1 माइनस V2 A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, B1 माइनस B2 बाई A1 माइनस A2, सिंपल, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये एक माइनस है तो ये एक वेक्टर नीचे आएगा, ठीक है, ठीक। और फिर पैरेललोग्राम मेथड से तुम कर सकते हो, कर लोगे ना, तो मुझे दिखाना पड़ेगा। हेलो, यस सर। यस सर। तो अब मैं वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन इसमें देख लिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर मैं देखूं वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे मेरे पास ये मिटा दूं मैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, मुझे करना हो V1 इतना है, V2 इतना है, तो V1 इंटू V2 क्या होगा, सिंपल मैं करूं, A1 प्लस जे B1 इंटू A2 प्लस जे B2, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, A1 A2 प्लस जे A1 B2 प्लस जे A2 B1 और J इंटू जे स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस B1 B2, यही होगा ना। हेलो, तो इसको मैं जो रियल, तो ये देखो रियल क्वांटिटी है और ये देखो रियल क्वांटिटी है, और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो रियल क्वांटिटी को एक साथ रखेंगे, A1 A2 माइनस B1 B2, ये रियल क्वांटिटी, प्लस J A1 B2 प्लस A2 B1, हो गया। तो V1 क्रॉस V2 कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, V1 क्रॉस V2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, A1 B1 B2 का स्क्वायर। हाँ, A1 A2 माइनस B1 B2 का स्क्वायर प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 का स्क्वायर, और एंगल यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स A1 B2 A2 प्लस A2 B1 डिवाइड बाय A1 A2 माइनस B1 B2, ये होगा ना। तो इस तरह से सर अभी खान सर के चैनल मल्टीप्लिकेशन, स्टार्ट हो जाइए, मजा लग जाएगा। हाँ थोड़ा अभी खान सर के क्या? चैनल पे पढ़ने, लेकिन मजा लग जाएगा। क्या ये ठीक नहीं है, हाँ सर बहुत अच्छा।
सर होमवर्क मिलेगा नहीं? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, घबराओ, पहले पढ़ तो लो। होमवर्क भी क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं टेस्ट, हाँ टेस्ट भी मिलेगा तुम लोग को, तुम्हारा टेस्ट भी होगा, होमवर्क भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। अभी कितना क्लास ही हुआ, 3-4 क्लास हुए हैं तुम्हारे। सर। अभी सब्जेक्ट भी नहीं लिए। हम्म। एग्जाम कब सर तक होगा सर? बाकी पार्ट 1 सब्जेक्ट का के क्लास का बोला गया था कि अगले महीने से चलेगा, मार्च से। क्या क्या? बाकी सब्जेक्ट का क्लास, ऑनर्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट का क्लास मार्च से चलेगा। हाँ तो वो तो मार्च में चलेगा तो सब्सिडरी का तो एग्जाम वो कब होगा? डिपार्टमेंट से ही पता चलेगा ना तुम्हें सब्सिडरी का। ओके, अब मैं यहाँ पर देखूं, मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने देखा कार्टेशियन में, या रेक्टेंगुलर, ये से क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैं, वैसे सब में होगा, ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं देख कर चलता हूं। तो मेरा पोलर, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म, ये दो फॉर्म ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम लोग ऑफनली यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं पोलर फॉर्म में देख लूं किस तरह से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यही हमें यूज में आता है, मल्टीप्लिकेशन इन पोलर फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन इन पोलर फॉर्म अगर मैं लिखता हूं, तो पोलर फॉर्म में अगर मेरे पास दो क्वांटिटी है, जैसे एक क्वांटिटी ए है, इसको क्या मैं लिखता हूं, a1 प्लस जे b1, इसको मैं लिखूं पोलर फॉर्म में क्या लिखता हूं मैं, बोलो, ए एंगल थीटा, यही लिखता हूं ना मैं, हाँ। तो अगर इसको एक दो क्वांटिटी होगी मल्टीप्लिकेशन के लिए ना, तो इसको मैं लिखता हूं थीटा वन, ए एंगल थीटा वन, ठीक है। ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा क्या होगा, थीटा वन क्या होगा, tan इनवर्स b1 बाई a1, यही होगा ना। इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से कोई क्वांटिटी b है, a2 प्लस जे b2, इसको मैं रिप्रेजेंट करूं b, इसके मैग्नीट्यूड b एंगल थीटा 2, ठीक है। दो क्वांटिटी को पोलर फॉर्म में इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में देखूं, a इंटू बी क्या होगा, पहला a एंगल थीटा वन मल्टीप्लाइड बाय b एंगल थीटा 2। वैसे इसको इसमें भी लिख सकता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं, a e रेस टू द पावर j थीटा वन, और इसको लिख सकता हूं b e रेस टू द पावर j थीटा 2, ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, a इंटू बी, और एंगल, ये एंगल जो मल्टीप्लिकेशन का है ये क्या होता है, यहां पर ऐड हो जाता है, एंगल थीटा वन प्लस थीटा 2, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो बनेगा ए बी थीटा वन प्लस थीटा 2। अब इसी को अगर तुम देखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ए बी ई रेस टू द पावर जे थीटा वन प्लस थीटा 2, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं मल्टीप्लिकेशन को।
ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर थीटा वन हाँ और थीटा वन और थीटा टू किसके बराबर होता है सर? 90 डिग्री के। ये किस पे डिपेंड करेगा? थीटा वन कितने के बराबर होगा यहाँ पर? tan इनवर्स b1 बाई a1। थीटा वन कितने के बराबर होगा? tan इनवर्स b1 बाई a1। थीटा टू कितने के बराबर होगा? tan इनवर्स b2 बाई a2। यस। ठीक है। अब इसी तरह डिवीजन अगर मैं देखूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिवीजन इन पोलर फॉर्म, डिवीजन इन पोलर फॉर्म। तो डिवीजन अगर मैं देखूं, ए और बी इसी क्वांटिटी को मैंने लिया, तो ए बाई बी इज इक्वल टू पोलर फॉर्म को लू मैं, ए थीटा वन डिवाइड बाई बी एंगल थीटा टू। इसको मैं लिख सकता हूं ए बाई बी एंगल। अब देखो यहां पर एंगल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ए बाई बी, दोनों मैग्नीट्यूड का डिवीजन, और ये एंगल जो होगा, रिजल्टेंट एंगल जो होगा वो क्या होगा? ऊपर थीटा वन माइनस थीटा टू। ये ध्यान रखें कि ये जो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, एंगल माइनस हो जाएगा इसमें। ठीक है। अब इसी को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं, ए बाई बी ई रेज टू दी पावर जे थीटा वन माइनस, ठीक है ना? ठीक है जी। सर बोलो बोलो। बोले सर खान सर के स्टाइल में बोलेंगे पढ़ाई में मजा सर। लग जाएगा। क्या क्या बोल रहा है? सर खान सर के स्टाइल में पढ़ाई में मजा लग जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारा कहने का मतलब। चलो आगे हम लोग बढ़े। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से बातें समझने की कोशिश करेंगे। कई चीजें हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे एक क्वेश्चन लेकर के। चलो तो लिखो एक क्वेश्चन, लिखो राइट द इक्विवेलेंट, write the equivalent polar and exponential forms of vector A is equal to 3 plus J4, 3 plus J4, and draw its vector diagram, तो क्वेश्चन है तुम्हारा कि राइट द इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एंड पोलर फॉर्म्स ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3 प्लस J4। 3 प्लस J4 एक वेक्टर है, उसको तुम्हें पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो पहले हम लोग देखें ये वेक्टर
इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट अंडर 9 प्लस 5 16, रूट अंडर 5 25 इज इक्वल टू 5। तो मैग्नीट्यूड हो गया 5, ठीक है। और एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ये कितना होगा? tan इनवर्स 4/3, देखो जरा 37 53 45 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 53 हुआ तो सर। हाँ, दैट इज 53.1 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट मैं करूं, कैसे करूं? अब ये मैंने किया, ये एंगल थीटा कितना हो गया? 53.1 डिग्री, और इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये हो गया 3 यूनिट और ये हो गया 4 यूनिट, हुआ ना? 3 प्लस J4, ये हो जाएगा J4 और ये हो गया 3, और इसका एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 53.1 डिग्री। अब इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो तुम्हारा क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे? ए मैग्नीट्यूड ए एंगल थीटा, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या है? 5, एंगल थीटा क्या है? 53 ये तो हो गया पोलर फॉर्म में ना। अच्छा, इसको लिख लो यहाँ पर, पोलर फॉर्म में लिख लो। चलो मैंने बना दिया, तो पोलर फॉर्म में 5 एंगल 53.1 डिग्री। उसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा? ए e raised to the power j थीटा, तो ए क्या है? 5 e raised to the power j 53.1। इस तरह से हम पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक और छोटा सा क्वेश्चन जरा करो, लिखो द फॉलोइंग 3 वेक्टर्स आर गिवन। The following 3 vectors are given। एक क्वेश्चन लिखो, the following 3 vectors are given। क्या क्या है वेक्टर? मैं लिख देता हूं। A is equal to 20 plus J20, B is equal to, B क्या है? 30 एंगल माइनस 120, ठीक है। C 10 प्लस J0, ये 3 वेक्टर हैं। तो क्वेश्चन है द फॉलोइंग 3 वेक्टर्स आर गिवन, परफॉर्म द फॉलोइंग
ऑपरेशंस, ऐसे लिखो, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। क्या क्या ऑपरेशन तुम्हें परफॉर्म करना है? फर्स्ट, ए बी बाई सी। सेकंड, बी सी बाई ए। या परफॉर्म करो तो इसको इमीडिएट। 5 मिनट का समय दूंगा। चलो 10 मिनट का ही समय ले लो। सर क्या करना है? परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ए बी बाई सी, बी सी बाई ए निकालना है, कितने के बराबर होगा? जल्दी करके दिखाओ। हेलो, हाँ। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब हम लोग करें, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जरूरी सबसे पहले हो जाता है कि तीनों को मैं किसी एक फॉर्म में पहले लाऊं। जैसे देखो, ये है कार्टेशियन फॉर्म में, ये है पोलर फॉर्म में, अगेन ये है कार्टेशियन फॉर्म में। तो इस तरह का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब भी करना होता है तो मुझे इजी रहता है, अगर ये सारे वेक्टर पोलर फॉर्म में अगर रहें तो मुझे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना आसान होता है। तो मैं पहले कोशिश करूंगा, ये तो पोलर फॉर्म में है ही बी, ए और सी को मैं पोलर फॉर्म में पहले चेंज करूं। तो चेंज करो, कितना आएगा? सिंस A is equal to 20 plus J20, तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए कितना होगा? रूट अंडर 20, हाँ, रूट अंडर 800, ठीक है। 800 ये कितने के बराबर होगा? रूट अंडर 800, 20 बोलो। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू रूट में ही आएगा सर।
28.3 आएगा। ठीक है, और एंगल कितना होगा बोलो, पोलर फॉर्म में बोलो। थीटा इज इक्वल टू 1 10 tan इनवर्स 20/20, दैट इज 1 हो इक्वल टू जाएगा। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 45 डिग्री, ये होगा ना। यस सर। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब मैं इस a को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, a इज इक्वल टू 28.3 एंगल 45 डिग्री। इस तरह पोलर फॉर्म में मैंने चेंज किया किसको, a को। ठीक है, अब मेरे पास इसको मैं लिख दूं, ये कितने के बराबर हो गया, 28.3 एंगल 45 डिग्री। अब b तो तुम्हारा है ही है पोलर फॉर्म में, c को इसी तरह चेंज करो और बताओ कितना होगा, चेंज सर करके 10 बताओ कितना होगा। 10 हो तो हाँ बोलो। 10 एंगल 0 0 बाई समथिंग इज 0, सो Yes, 10 sir. एंगल 0। ठीक है, अब मेरे पास ए बी और सी तीनों आ गए पोलर फॉर्म में। अब मैं परफॉर्म कर सकता हूं आसानी से। तो पहले मैं ए इंटू बी कर दूं या डायरेक्ट ही करो ना। तो फर्स्ट तुम्हारा है ए बी बाई सी, तो क्या होगा, ए 28.3 एंगल 45 डिग्री इंटू बी 30 एंगल -120 डिवाइड बाय सी 10 एंगल 0। कितना होगा करके बताओ। एंगल कैसे करेंगे, हम्म एंगल को? हम्म अभी तो बताए थे, ये एंगल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना जी। कितना होगा, और ये 10 से ये डिवाइड करो, ये हो जाएगा 28.3 इंटू 30 डिवाइड बाई 10 एंगल 45 डिग्री -120 डिग्री, एंड ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0 डिग्री। यही हुआ ना। ये कितना होगा, इसको देखो 3, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, सर 84.9। 84.9, और एंगल ये कितना हो जाएगा 45 -120 -75 होगा ना। यस सर। दिस इज योर ए बी बाई सी, ये कितना हुआ 84.9 एंगल -75 डिग्री। उसी तरह बीसी बाई ए, बीसी बाई ए करके दिखाओ इसी तरह, बीसी बाई ए मैकस्ट।
ये सारे ही बेसिक फंडामेंटल्स हैं। 30 एंगल माइनस 120। कितना होगा फाइनल आंसर मुझे बताओ। BC बाई 30 ए एंगल माइनस 120। 30 एंगल सॉरी सर, सॉरी। BC बाई ए, BC B into C, 30 एंगल माइनस 120 into C, 10 एंगल 0 डिवाइड बाई 28.3 एंगल 45 डिग्री। देखो तो कितना होगा। 300 डिवाइड बाई 28.3 एंगल माइनस 120 5. प्लस 0 माइनस 45। कितना होगा इसको करो। 10.6. हाँ 10.6 एंगल माइनस 165 डिग्री। माइनस 165। दैट्स ऑल, यही है। तो इस तरह Yes. से तुम्हें करना होगा। जब भी पोलर फॉर्म में दिया होगा तो तुम्हें इस तरह से करना होगा। अगर कार्टेशियन में दिया होगा पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा, उसके बाद से पोलर फॉर्म के हिसाब से करना होगा। या फिर कभी जरूरत पड़े पोलर फॉर्म में दिया होगा, तुम्हें विजुअलाइज करने के लिए उसको कार्टेशियन में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारे बेसिक बातें। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा का। अब इसको हम लोग पढ़े तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन है। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लें कि इसका एप्लीकेशन हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। सीरीज सर्किट, एसी सीरीज सर्किट। तो सबसे पहला मैं देखता हूं RL सीरीज सर्किट। मतलब एक R होगा और एक L होगा। ठीक है, तो मैं देखूं RL, इनके अक्रॉस मैं वोल्टेज लगाता हूं। टोटल वोल्टेज ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज भी। ठीक है ना। और यहाँ का वोल्ट, अगर ये वोल्टेज मैं भी लगाता हूं तो यहाँ से करंट फ्लो होती है I, और यहाँ पर ये है R और ये है L। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा V1, यहाँ वोल्टेज V2 होगा जी। अब देखोगे, गौर करोगे, इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस में मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये ऊपर मिटा दूं ना थोड़ा। रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। इसको मैं VR लिख देता हूं। चलो VR और ये VL लिख देता हूं कन्वीनियंस के लिए। तो ये तुम्हारा VR और ये करंट I सेम फेज में होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, जब रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। लेकिन L के कंडीशन में क्या है, करंट ये I अगर है तो वोल्टेज क्या होगा
90 डिग्री ऊपर होगा। दिस इज योर VL। दिख रहा है ना? हाँ जी, यस सर। ये तुम्हारा VL होगा। ये 90 डिग्री करंट से 90 डिग्री लीड करेगा वोल्टेज। आई मीन वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग करेगा। यही है। अगर मैं इसको फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करूं तो देखो, फैक्टोरियली मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। ये रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में, I VR सेम फेज में है। यहां मैं चलो सिर्फ लिखता हूं VR। ये तो करंट का फेज है ही, करंट I, और ये वोल्टेज R। रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो है VR। ये कितने के बराबर होगा? VR यहां पर कितने के बराबर होगा? I इंटू R। I इंटू R। और इस करंट से वोल्टेज VL अगर मैं देखता हूं, दिस इज 90 डिग्री। यह है तुम्हारा VL। VL कितने के बराबर होगा? यहां का रिएक्टेंस कितना है, उसको क्या कहते हैं? एक्सल। तो करंट I इंटू एक्सल, यही है ना? ये हो गया करंट का, और करंट से लीड कर रहा है वोल्टेज इंडक्टर का, VL हो गया, और करंट का, और इसी के अलोंग है रेजिस्टेंस का वेक्टर। अब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं देखूं, यही होगा वोल्टेज V। दिस इज VL एंड दिस इज VR एंड दिस इज योर, यही रिजल्टेंट होगा V। अब इसको मैं देखूं तो यहां से V इज इक्वल टू कितना होगा? बोलो। रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, यही होगा ना जी? हेलो, लास्ट क्लास से अब मैं कोरिलेट करना चाहूंगा, यही होगा। तो देखोगे रूट अंडर VR स्क्वायर कितने के बराबर होगा? बोलो। IR IR का स्क्वायर प्लस IXL का स्क्वायर। IXL का स्क्वायर। तो I स्क्वायर इसमें भी है, I स्क्वायर इसमें भी, रूट अंडर से बाहर निकाल ले, I रूट अंडर में कर दूं R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज। अब मैं वोल्टेज बाय करंट कर दूं V बाई I, और इसी को मैं कहता हूं इम्पीडेंस Z। तो V बाई I दिख रहा है ना नीचे? दिक्कत तो नहीं है? इज इक्वल टू Z, इसी को कहता हूं मैं Z। और Z को हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं V बाई I Z। कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या है? रेजिस्टेंस है। लेकिन यहां पर मैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस वर्ड इस्तेमाल नहीं करता हूं, यहां मैं नाम देता हूं द इम्पीडेंस, बिकॉज देयर इज ए इंडक्टर व्हिच इंपीड्स द करंट एंड रेजिस्टेंस रेसिस्ट द करंट। ठीक है, तो इम्पीडेंस इसे मैं कहता हूं। और ये कितने के बराबर होगा? V बाई I कितने के बराबर होगा? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि R मेरा X कंपोनेंट है और XL मेरा कैसा है? 90 डिग्री। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तो ये क्या एक्चुअली वेक्टर ये क्या है? R प्लस JXL, यही है ना? वेक्टर ये होगा उसका
मैग्नीट्यूड ये होगा। वेक्टर तुम्हारा क्या हुआ, r प्लस जे एक्सएल। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि z इज इक्वल टू r प्लस जे एक्सएल। यहां पर r रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया कंपोनेंट रिएक्टेंस, और इस तरह से रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस मिलकर के हम इसे कहते हैं इम्पीडेंस। बात यहां समझ में आ गई? हाँ जी, यस सर। हाँ, यहां पर इतनी बात समझ में आ गई जी। अब यहां पर मैं करंट रिप्रेजेंट करना चाहूं, अब इसका वेवफॉर्म भी देखोगे, यही तुम्हारा एंगल, यहां पर एंगल अगर देखना चाहूं थीटा, तो एंगल कितने के बराबर है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आई एक्सएल बाई आई आर, आई गेट्स कैंसल, so it is the tan inverse XL by R। यही होगा ना थीटा, ठीक है, tan इनवर्स XL by R। तो अब अगर मैं इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना चाहूं पोलर फॉर्म में, तो क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ, V एंगल थीटा, V एंगल थीटा लिख सकता हूं ना। इस वोल्टेज को V इज इक्वल टू V एंगल पोलर फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। अब ये इसका वेवफॉर्म अगर तुम एंगल देखोगे, थीटा के आगे जो भी है सर, वो उसका रिजल्टेंट ही ना रहता है। हाँ, वो जो एंगल के आगे जो v है सर, तो वो तो रिजल्टेंट ही होगा ना। हाँ, ये एक्स कंपोनेंट से जितना एंगल बनाएगा, और ये कितना एंगल बनाएगा, अब ये डिपेंड, अब इसके वेवफॉर्म से देखते हैं कि ये कितना एंगल बनाएगा और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये जो वेवफॉर्म पोलर फॉर्म में, सर पोलर फॉर्म में जो एंगल के पहले जो सर कंपोनेंट रहता है कोई भी, जैसे इसमें v है सर, v इक्वल टू v एंगल थीटा है ना सर, वो जो v होगा सर, वो रिजल्टेंट ही ये होगा। मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड। वो कितने के बराबर होगा, रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल समझ गया स्क्वायर, सर। ठीक है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, तो अगर करंट देखना चाहूं यहां से, देखो पोलर फॉर्म से मैं देखना चाहूंगा, तो जेड का भी हिसाब किताब वही है, ठीक है। अगर मैं भी, ये अगर डीसी है, V इक्वल टू V एंगल 0 अगर मैं दिया, और Z, इसका जो Z बना, तो Z को मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, बोलो, Z एंगल ये थीटा, ठीक है। तो V अगर ये है, Z अगर ये है, तो I क्या होगा, V I इक्वल टू V बाई Z, तो V एंगल 0 बाई Z एंगल थीटा। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट V बाई Z एंगल माइनस थीटा, करंट। इसी से पता चल रहा है कि करंट वोल्टेज से लैग हो रहा है, ठीक है, ठीक है जी। यस सर। तो उसी तरह से RL है, RC भी हम देख सकते हैं। RC में क्या होगा,
आरसी में क्या होगा, अगर मैं यहां पर कैपेसिटर लगा दूं, यहां कैपेसिटर लगा दूं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा दूं, तो यहां पर क्या होगा, देखो वोल्टेज क्या होगा, करंट से लैग करेगा। आई मीन ये हो गया करंट और ये हो गया वोल्टेज VL VC। ये अगर C होगा, ये VC हो गया, ये करंट I हो गया। करंट मतलब करंट लीड करेगा वोल्टेज से, वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है ना, यानी करंट से वोल्टेज लैग कर रहा है। और इस तरह से अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे तो नीचे आ जाएगा। देखो ये हो गया I, तो यहाँ VR और यहाँ से ये हो गया तुम्हारा VC, ठीक है। तो ये एंगल, अब ये एंगल, ये क्या हो गया, माइनस थीटा। कितना होगा, माइनस थीटा। यहाँ भी लिखो, ये VR यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस, ये एंगल इस तरह से दिखाएंगे माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट एंगल नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। क्लियर कर दे रहा हूं कि वहां पर एसी सर्किट पढ़ते वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आए, ये सारी चीजें तुम वहां पर इमीडिएट कर पाओ। ठीक है, तो किताब ले लिए हो तुम लोग? जी सर, तो अभी ले लिए सर। बुक सर, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। कौन सा बुक और सर? अगले क्लास, बुक का नाम तुम लोग को बहुत पहले फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, जो लोग फर्स्ट क्लास में था सर्किट उनको। थ्योरी, सर्किट थ्योरी सर, सर ले लिया। तो उसकी पढ़ाई करो और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताया करो। कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताया करो। अब अगले क्लास में थोड़ा सा पढ़ लेना। अगले क्लास में हम लोग, जब भी अगला क्लास होगा तब हम लोग देखेंगे, ये तो बेसिक फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया, डीसी और एसी में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज देख लिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, द मेश एंड नोड एनालिसिस। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले से पढ़ लोगे तो फिर वहां पर हमें दिक्कत नहीं होगी। मेश एंड नोड एनालिसिस हम लोग केवीएल केसीएल को इस्तेमाल करके कैसे करें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर।